नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी27 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं कृतिका मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। मध्य प्रदेश में 2023 विधानसभा चुनाव के लिए आदिवासी संगठन जयस तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी में जुट गया है। जयस ने इसके लिए सर्व समाज जोड़ो अभियान शुरू किया और इसी सिलसिले में हुई बैठक में 10 से अधिक छोटे छोटे दलों के नेता शामिल हुए। जयस 2023 के विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाने में जुट गया है। इसमें समता समाधान पार्टी हो, ओबीसी वर्ग मोर्चा, हिंदू महासभा जैसे तमाम संगठनों को साथ लेने की तैयारी यहां पर की गई है। इसमें 10 से ज्यादा छोटे छोटे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि आ रहे हैं और 10 से ज्यादा संगठनों के अलग अलग जिलों के प्रतिनिधि हैं और हम मिलकर काम करेंगे, मिलकर प्रदेश की राजनीति में नए आयाम स्थापित करेंगे, मिलकर लोकतांत्रिक व्यवस्था और इस संविधान को मजबूत करने काम करेंगे। केवल षड्यंत्र के तरीके से ये काम किया जा रहा है क्योंकि इनको बढ़ती हुई प्रगति और लोकप्रियता देखी नहीं जा रही है अब लोगों पर, इसलिए कुछ ना कुछ करते रहेंगे, निकालते रहेंगे। बड़े लोग हैं और आप तो समझदार हो, समझते हैं इन चीजों को कि छोटे लोगों को कहाँ से चाहते हैं ये लोग। आपको बता रहा हूँ ना मैं कि छोटे लोगों को नहीं पनपने देते ना, लेकिन हम आपकी बात 23 में बताएंगे ना इनको कि आगे क्या होता है। ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ गया। हमारे साथ जयस संरक्षक हीरालाल अलावा जी जुड़ गए हैं। हीरालाल अलावा जी, बहुत स्वागत है टीवी27 न्यूज में आपका। कांग्रेस प्रवक्ता रवि वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए। रवि जी, बहुत स्वागत है टीवी27 न्यूज में। गीत धीर जी, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका भी सर बहुत स्वागत है। हीरालाल अलावा जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही, जिस तरह से जयस तीसरी ताकत के रूप में उभर कर मध्य प्रदेश में आ रहा है, क्या माना जाए सर? छोटे छोटे दलों को आप संगठित कर रहे हैं। प्रदेश में युवा नेतृत्व देने के लिए मिशन चलाया हमने और जयस मिशन युवा नेतृत्व 2023 का नारा दिया है और नए युवाओं को राजनीति में लाने के लिए हमने जयस के माध्यम से एक अभियान जो चलाया है और उसी अभियान के तहत सर्व समाज जोड़ो अभियान का नारा दिया था हमने पिछले 20 अक्टूबर को उसी जयस महापंचायत में। तो उसी अभियान के तहत आज कई छोटे छोटे राजनीतिक दल, कोई छोटे छोटे जो सामाजिक संगठन थे, आदिवासी समाज को छोड़ के अन्य समाज जिसमें ओबीसी भी थे, हम अनुसूचित जाति वर्ग और पिछड़ी जातियों के कई संगठन थे इसमें, तो सबके साथ औपचारिक चर्चा की गई है और सब ने मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर इस प्रदेश और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गरीबों के, आदिवासियों के, अनुसूचित जाति वर्ग के और उनके जो पीड़ितों का उनका दर्द है, उनकी समस्या है, उनको लेकर मिलकर काम करने का लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया। हमारा मकसद है कि प्रदेश में और देश में युवाओं को राजनीति में मौका मिलना चाहिए, पढ़े लिखे युवाओं को राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए और ऐसे युवा जिनको अभी तक मुख्य धारा की राजनीति में मौका नहीं मिला है, ऐसे युवाओं को जयस के माध्यम से हम नए युवा नेतृत्व तैयार करने के लिए आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। बिल्कुल हीरालाल अलावा जी, क्या जयस और बसपा, सपा और बसपा जैसे भी संगठन का साथ आपको मिल सकता है? के साथ सभी जो छोटी छोटी बसपा हो, सपा हो या जो भी राजनीतिक दल है, हमने कहा है कि जो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने में मिलकर काम करना चाहते हैं, हमने सबका स्वागत किया है, ठीक है। और हम बाबा साहब अम्बेडकर के जो संविधान को जो इम्प्लीमेंट करने की बात आ रही है, जैसे आदिवासियों के लिए 5वीं अनुसूची का प्रावधान हो, 6वीं अनुसूची का प्रावधान हो, जो आजाद भारत में 70 साल इस अमृत काल में भी आज उनके रेगुलेशन नहीं बने, तो हम लोग चाहते हैं कि सब मिलकर बाबा साहब के संविधान को ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करने के लिए काम करें। हीरालाल जी, कमलनाथ जी कहते हैं कि जयस और कांग्रेस का डीएनए एक ही है, क्या माना जाए? आगामी समय में गठबंधन की कोई संभावनाएं? देखिए, संभावनाओं, राजनीतिक संभावनाओं का खेल है और कमलनाथ जी प्रदेश और देश के एक बड़े लीडर हैं, उनके पास बड़ा राजनीतिक अनुभव है और निश्चित ही कमलनाथ जी हमारे प्रदेश के हमारे लीडर हैं और वो आदिवासियों के मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी, हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस आदिवासियों के संवैधानिक मुद्दों को, अनुसूचित जाति वर्ग के मुद्दों को और सभी पिछड़े वर्ग, छोटी छोटी पिछड़ी जाति वर्ग को लेकर साथ चले और प्रदेश की राजनीति में वो काम करे जो आजादी के 70 सालों में नहीं हुआ। तो कमलनाथ जी का अपना विचार है, वो बड़े नेता है।
बिल्कुल हमारे साथ रवि जी भी कांग्रेस से जुड़े हुए। रवि जी, जिस तरह से हमने देखा 2018 में आदिवासियों का साथ कांग्रेस को मिला था, इस बार किस तरह के समीकरण बनते देख रहे हैं आप? कृतिका जी, जिस तरीके से आज मध्य प्रदेश में लगातार आदिवासी वर्ग के साथ जो अन्याय हो रहा है, उनके हक अधिकारों को छीना जा रहा है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये खुद केंद्र सरकार की रिपोर्ट कह रही है। एनसीआरबी के आंकड़े भी कहते हैं कि आज उनके हक अधिकारों को कहीं छीना जा रहा है। उनके साथ जाति की घटनाएं अगर प्रदेश में, इस देश में सबसे ज्यादा कहीं हुई है तो मध्य प्रदेश में हुई है। हर दूसरी तीसरी घटना में भारतीय जनता पार्टी के किसी न किसी नेता या कार्यकर्ता की संलिप्तता उजागर होती है। एक खरीदी हुई सरकार के मुखिया के राज्य में हर रोज जो है इस तरह की घटनाएं मध्य प्रदेश को शर्मसार करती हैं, और इस बात का ये परिचायक है कि शिवराज जी का नियंत्रण किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था पे या आदिवासी वर्गों के अधिकारों को सुरक्षित करने की दिशा में नहीं है। और आज जिसके भय से, जिसके डर से आज आदिवासी वर्ग इन सब चीजों को महसूस कर रहा है, और इन 15 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि उनके साथ जो भी जातियां हुई हैं या उनके हक अधिकारों को कुचला गया है, तो आदिवासी वर्ग इन चीजों को महसूस करता है। और आप देखेंगे कि 2018 में जो परिणाम, रवि जी, लेकिन आपने यदि आदिवासी वर्गों का साथ दिया होता तो आज हीरालाल अलावा जी को तीसरे मोर्चे खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए कृतिका जी, हीरालाल अलावा जी का जो संगठन है वो पूर्व से ही बना हुआ है। कांग्रेस पार्टी के सहयोगी के रूप में उनका समर्थन हमें मिला है 2018 में। और जैसा कि कमलनाथ जी कहते हैं कि वो उनके अंग है और उनके हक अधिकारों के लिए वे तत्पर, उनके सहयोग के रूप में हमेशा खड़े रहते हैं। तो आगे भी इस तरीके से हम उनके साथ हैं। और इस लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि लोकतंत्र के हितों के लिए या समाज के कल्याण के लिए जो विचारधारा कांग्रेस पार्टी के साथ है, उसके साथ पूरी तन्मयता के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है। ठीक है गीतधीर जी, यदि जयस और कांग्रेस दोनों का ही गठबंधन हो जाता है तो भाजपा के लिए तो बड़ा झटका है ये। देखिए, ये बात नहीं है, हमें किसी अन्य पार्टी से कोई अंतर नहीं पड़ता। और जहाँ तक के बात जयस की आती है तो जयस तो कांग्रेस की को नहीं मानो, और ये तो सिर्फ मूर्ख बनाने की चाल है जनता को। निश्चित रूप से हम जयस पार्टी का स्वागत करते हैं। जो भी चुनाव लड़ना चाहता है बहुत अच्छी बात है, लोकतंत्र में जो है व्यवस्था है ये। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी जनहित में कार्य करके, जनता के लिए कार्य करके, जनता के लिए जो लाभ पहुंचाने के लिए कार्य करती है, तो हमें किसी बात की कोई फिक्र की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि कांग्रेस का अस्तित्व की बात है तो इनको कांग्रेस खोजो यात्रा निकालने की आवश्यकता पड़ने वाली है। उनको कोई ना कोई विकल्प तो चुनना ही था, तो कांग्रेस को जो है अपनी बी टीम के माध्यम से आगे आना पड़ रहा है। इससे ज्यादा शर्मसार करने वाली बात और कांग्रेस के लिए क्या हो सकती है, जो अपने आप को सबसे पुरानी पार्टी बोलते थे, आज उनको अपनी बी टीम के साथ सामने आना पड़ रहा। ये विचारणीय बात है। बाकी भारतीय जनता पार्टी को किसी भी प्रकार से कोई, चलिए ठीक है, ये तो कांग्रेस की बात हो गई, लेकिन जयस तीसरी ताकत के रूप में उभरती हुई नजर आ रही है। 2023 और 24 की तैयारियों में जुट गई है, प्लान भी तैयार किया है, छोटे दलों को संगठित कर रहे हैं। कितना बड़ा खतरा आपके लिए 2023 में देखा जाए? मैंने आपको बताया ना, हम इंदिरा गांधी से नहीं डरे, तो ये जयश और ये बाकी चीजें मायने क्या रखती है। जयश तो खुले तौर पे मैं बोल रहा हूँ कि बी टीम है कांग्रेस की। एक बार नहीं, हजारों बार जो है साथ में चुनाव लड़ चुके हैं ये लोग, चुनाव में इनकी मदद करते हो, इनके कार्यकर्ता साथ में दिखते हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी कभी भयभीत होकर चुनाव नहीं लड़ती, और ये तो कोई भयभीत होने वाला विषय ही नहीं है। जहाँ तक कि मध्य प्रदेश के चुनाव की बात है, यहाँ पर कोई जो है सर, लेकिन आदिवासियों के बल पे ही अभी तक बीजेपी सरकार बनाती आई है। तो मैं यही बात कर रहा हूँ, इन्होंने आदिवासी क्षेत्र में कार्य क्या किया, इन्होंने तो उसको वो, हमने तो जनहितैषी कार्य किए हैं। उनको डोर टू डोर राशन की बात ले लें, चाहे अन्य ऋण योजनाओं की बात ले लें, चाहे उद्योगों की बात ले लें, हमने हर जगह पे आदिवासी वर्ग को आगे। आज जो आदिवासी जो एकदम बैकवर्ड एरिया में रहा करता था, उसके लिए कोई विकास की बातें नहीं करते थे। रोड तक आने का जो था वो साधन नहीं हुआ करता था उसके लिए भी। ठीक है हीरालाल अलावा जी, आज जो एक बड़ी बैठक जयस ने रखी है, क्या कुछ इसमें रणनीति तय की गई है सर 2023 और 24 को लेकर? देखिए, जयस ने सर्व समाज जोड़ो अभियान के तहत इसमें ओबीसी समाज, पिछड़ी जातियों की कई युवा नेता थे जो जयस के साथ मिलकर मिशन 2023 की रणनीति पे काम करना चाहते हैं। जयस के साथ अनुसूचित जाति वर्ग के पदाधिकारी थे, वो मिलकर काम करने चाहते हैं। इसमें मुस्लिम समाज के भी पदाधिकारी थे शामिल। और ये बात सही है कि आज युवा नेतृत्व की जरूरत प्रदेश और देश को है।
और जयस के माध्यम से अगर अभी तक ये माना जाता था कि जयस सिर्फ आदिवासियों का संगठन है, लेकिन ये बात सत्य पूर्ण सत्य नहीं। जयस आदिवासी के साथ साथ हर वर्ग, जो पीड़ित वर्ग है, किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, हम सब के दुख दर्दों के लिए, उनके अधिकारों के लिए, उनके संवैधानिक हक के लिए लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। और जहाँ पे भी शोषण और बर्बरता हो, चाहे नेमावर हत्याकांड हुआ हो, चाहे बाणदा में, नीमच में आदिवासी भील, कन्हैया भील के साथ हत्याकांड हो, चाहे बमोरी में हुआ हत्याकांड हो, तो जयस उनके साथ खड़ा रहा है, उनके दर्द दुख समझता है। आज प्रदेश का माझी कम्युनिटी जो 40-50 लाख की संख्या में है, उनके अधिकारों को छीना गया है। उनको जहाँ पर जो मछुआरा वंशानुगत मछुआरा जिस तालाबों में, नदियों में उनके ठेके हुआ करते थे, भारतीय जनता पार्टी सरकार में प्रोफेशनल ठेकेदारों को दे दिए गए। तो ये जो बड़े मुद्दे हैं, जो छोटे छोटे जयस के साथ आज जुड़ रहे हैं, माझी समाज, ठीक है, लेकिन अभी देखा जाए, हाल ही की वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो बीजेपी का पूरा फोकस आदिवासी वर्ग पर है। हित में कई फैसले भी यहाँ पर लिए गए हैं। पैसा एक्ट भी सीएम शिवराज ने लागू कर दिया है। क्या लगता है इसके बाद भी आदिवासी वर्ग आपके साथ आएगा? जी देखिए, पैसा एक तो लागू किया है, पैसा अच्छी बात है, लेकिन पैसा में बहुत सारी खामियां हैं। अभी ग्राम सभाओं को संसाधनों पे हक नहीं दिया गया, ग्राम सभाओं को वित्तीय पावर नहीं दिया गया, और ग्राम सभाओं को बहुत सारे अधिकार अभी उनके पैसा नियम 2022 में कहीं ना कहीं कमजोर नियम बनाए गए। तो ये जो सशक्त और मजबूत नियम बनाने की जरूरत है, ताकि ग्राम सभाओं का विकास हो, गाँव का विकास हो। दूसरी हमारी लंबे समय से मांग रही कि संविधान की 5वीं अनुसूची ये आजादी के समृद्ध काल में भी अभी इम्प्लीमेंट नहीं है ग्राउंड लेवल पे, उसके रेगुलेशन नहीं बनाए गए। इस तरफ मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार का हमने कई बार ध्यान आकर्षित किया है, लेकिन सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है। तीसरा जो बड़ा मुद्दा है कि कम्युनिटी राइट, पीढ़ियों से जंगलों में रहने वाले आदिवासी भाइयों को आज वन अभ्यारण्य के नाम पे, टाइगर रिजर्व के नाम पे या इको सेंसिटिव जोन के नाम पे उनके गाँव को विस्थापित किया जा रहा है। बांध परियोजनाओं के नाम पे बड़ी संख्या में मंडला, डिंडोरी, बैतूल से आदिवासी गाँवों को विस्थापित किया जा रहा था। हम ये सरकार बिल्कुल आदिवासियों को गाँवों से खदेड़ने की जो योजना है, उसको आदिवासी प्रदेश का 2 करोड़ आदिवासी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। और हम अपने हक और अधिकारों के लिए बिल्कुल लामबंद होकर सरकार के पक्ष में सरकार के खिलाफ खड़े रहेंगे। और सरकार अगर नहीं मानती है तो ये निश्चित है कि आदिवासी समाज के साथ साथ जयस के साथ साथ जो अन्य वर्ग जुड़ रहे हैं, उनके भी हित जुड़े हुए हैं, क्योंकि जंगलों में सिर्फ आदिवासी समाज ही नहीं रहता, अन्य वर्ग, अन्य जाति के लोग भी रहते हैं। तो सब मिलकर, जयस के साथ मिलकर हम 2023 के विधानसभा चुनाव में सरकार को जवाब देगी। बिल्कुल हीरालाल जी, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं, आपने कहा कि आदिवासी वर्ग उपेक्षित महसूस करता है। दोनों ही पार्टियों में यदि माना जाए तो जिम्मेदार कौन है? क्योंकि देखिए, लंबे समय तक तो कांग्रेस का शासन रहा है। देखिए, अब पूर्व कांग्रेस की सरकार को जिम्मेदार ठहराने की बजाय हम तो अब वर्तमान सरकार को ज्यादा जिम्मेदार ठहराएंगे, क्योंकि इनके पास मौका है। हम मांग कर रहे हैं, और इसको अगर वास्तव में आदिवासियों के प्रति मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार जी अगर गंभीर है, तो अभी समय है उनके पास। आप इन मुद्दों को लेकर गंभीरता से काम करिए, आदिवासियों को उनका हक अधिकार दीजिए, और जो उनकी जो समस्या जंगलों की, खासकर जंगलों से विस्थापन की, और उनको, क्योंकि पुनर्वास जो होना चाहिए रहता होता नहीं है, कि आदिवासी गाँव का विस्थापन सिर्फ आदिवासियों को दूसरी जगह जमीन देने का मतलब नहीं। उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यताएं, उनकी परंपराएं उस क्षेत्र से, उस भौगोलिक स्पेसिफिक क्षेत्र से जुड़ी होती है। यहाँ तक कि उनकी संवैधानिक पहचान है, वो भी उस एरिया से जुड़ी होती है। तो कहीं न कहीं ये गंभीर मुद्दे हैं, जिस पर शिवराज सरकार अभी साल भर के भीतर काम करे, हम ऐसा चाहते हैं। बिल्कुल। रवि जी, पैसा का पासा कितना सफल होगा शिवराज सरकार का? देखिए, सरकार केवल पैसे में जिस तरह की कमियां हैं, उसकी आड़ में सरकार कहीं ना कहीं आदिवासी वर्ग के साथ छलावा कर रही है। क्योंकि अगर यही जो एक्ट लेकर आए हैं, इस एक्ट को अगर आदिवासी वर्ग के जो हमारे भाई हैं उनके साथ बैठकर, उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठकर अगर सरकार उसको लाती, तो उसकी जो कमियां हैं, उन कमियों से हम पूर्ण रूप से निजात पा सकते थे। लेकिन सरकार ने केवल चुनावी वर्ष में एक झुंझुना के रूप में केवल अपनी फीट थपथपाने का काम किया है। आदिवासी वर्ग इन सब चीजों को देख रहा है, जान रहा है कि ये सरकार जो है किस तरीके से केवल धरना सेठों के को ध्यान में रखकर नीतियां बना रही है और निर्धारित कर रही है। ठीक है, गीतधीर जी, पैसा एक्ट शिवराज सरकार ने लागू तो कर दिया, लेकिन आदिवासी वर्ग अभी भी कहीं ना कहीं नाराजगी बराबर बनी हुई है। ये एक तरह की करना चाहते हैं जनता के बीच में कांग्रेस और जयस के लोग, जो कि ये स्थिति है ही नहीं। वास्तविकता में ये लोग धरातल पे कभी उतरते नहीं है। जहां तक के बात करें, केवल पैसा एक्ट की बात नहीं, अनेकों योजनाएं
जो जनहितैषी योजना है, मैंने आपको बताया, हम तो उसी वर्ग को रोजगार देने के लिए देखिए सबसे पहला हक आदिवासियों का इसलिए भी बनता है क्योंकि हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं और जो वर्ग पीछे रह गया उसको तो आगे लाने का हमें कार्य करना ही है। लेकिन कांग्रेस ने कभी इनको, मैंने जैसा कि पहले भी बताया था, इनको आम जन समझा ही नहीं, इनको केवल अपना वोट बैंक समझा और उनको चलते रहे। आज के टाइम में मेरा हर आदिवासी भाई जो है वो बहुत जागरूक है, आज के टाइम में वो सब समझता है और निश्चित रूप से ऐतिहासिक जीत के रूप में मध्य प्रदेश अब उभरने वाला है। आदिवासी वर्ग क्या सारे वर्गों को हम लेकर समान दृष्टिकोण से देखकर कार्य करते हैं, जिसका नतीजा जो है आगामी चुनाव में साफ देखने को मिलेगा। जहां तक के मेरे जयेश के भाई हैं और मेरे रवि भाई कांग्रेस में हैं, जितने भी प्रयत्न कर लें, लेकिन जब तक के नैतिकता के आधार पर ही कार्य नहीं करेंगे जनता के लिए तो कार्य नहीं होगा। ये जनता के हितैषी नहीं है, जनता को भ्रमित करने का कार्य करते हैं। भले ही मन से इनकी मंशा हो सकती है, लेकिन इनकी पार्टी में जो नीति है ना नेतृत्व है, और ये नेतृत्वहीन पार्टी है, यहाँ पर संगठन नहीं है, संगठनहीन पार्टी है। तो किस प्रकार से ये लोग जो है जनता का विकास कर सकते हैं, किस प्रकार से ये लोग आदिवासी वर्ग का विशेष रूप से विकास कर सकते हैं, ये सब समझते हैं। और आदिवासी वर्ग जो है, मेरे भाई बहन आज बहुत समझदार हैं, उनको तो पढ़ाई लिखाई के लिए बड़े बड़े बैग जो थे वो लाद। ठीक है गीतधीर जी, लेकिन आपने भी तो आज तक ना तो प्रदेश अध्यक्ष और आदिवासी वर्ग से बनाया, ना मुख्यमंत्री की तो चलिए बात छोड़िए, नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बनाया। ये तो देखिए जो संगठनात्मक दृष्टिकोण है वो बात अलग है। अगर जो जिसमें नेतृत्व शक्ति है और जो संगठन को लेकर चल सकता है उसको देख के बनाया जाता है। यहाँ पर किसी वर्ग विशेष, हम जातिगत राजनीति नहीं करते, हम कांग्रेस की तरह बातें नहीं करते जो उज्जैन आके जो है जनेऊधारी हिंदू बन जाते हैं और वायनाड में जाके मुस्लिम लीग के साथ चुनाव लड़ लेते हैं। हम ये आदिवासी वर्ग, और ये कमलनाथ जी भी कहते थे कि आदिवासी तो हिंदू ही नहीं होते, हम इस प्रकार का आचरण नहीं अपनाते। हमारे लिए समान दृष्टिकोण को लेकर चलना ही महत्वपूर्ण है, जिसको हम लेकर कार्य भी कर रहे हैं और यही हमारी पद्धति है। जनहित में हम कार्य करते हैं और निश्चित रूप से सबके विकास की हम बात करते हैं। तो निश्चित देखिए, एक बात मैं और बताता हूँ, इन लोगों ने क्या किसी प्रकार से कोई राशि में सहायता दी है आज तक के? देखिए कांग्रेस 70 साल रही है देश में सत्ता में, क्या हमने तो अनेकों बार जो है अनेकों योजनाएं के माध्यम से जो है वहां पर उनको एक सहयोग निधि पहुंचती है। आज के टाइम पे तेंदुपत्ता की बात कर ले, चाहे आप शराब का जो ये लोग उपयोग करते थे जिससे लोग मर जाते थे, आदिवासी वर्ग उसको बनाता था, हमने तो उसको भी रेगुलेटरी सिस्टम में डाल के एक व्यवस्थित रूप से एक प्रक्रिया चलाई है। हमने कोई जो नशे मुक्ति की मुहिम चलाई है, हमने जो है इनके रोजगार के लिए व्यवस्थित योजना बना के उनको उस चीज पे कारगर रूप से उसको लागू करवाया है। अनेकों बातें हैं। जयेश की क्या कोई प्लानिंग है इस प्रकार की, या इन्होंने कांग्रेस पार्टी ने कुछ किया है इस प्रकार की कोई? चलिए ठीक है, आपके सवालों का जवाब रवि जी से लेंगे, लेकिन उससे पहले हीरा लाल अलावा जी, जिस तरह से हम देखा कि मुख्यमंत्री पद के लिए आदिवासी वर्ग से कभी कोई नहीं उतरा है, इसकी भी मांग उठनी चाहिए। देखिए, बात मुख्यमंत्री, विधायक या सांसद या मंत्री की नहीं है, बात सरकार की योजनाएं, जैसे हमारे भाई बोल रहे हैं कि हम कर रहे हैं हमारी, लेकिन देखिए ये भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान जी आदिवासियों का विकास सिर्फ भाषणों में करना चाहते हैं। आज मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना या प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, आदिवासी इलाकों में कितने युवाओं को उनको रोजगार दिया गया। बैंक के लोन नहीं दे रही, सरकार को पता है, माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छी तरह जानते हैं। सरकार एक तरफ बोलती विधानसभा में हम बैंक की गारंटी ले रहे हैं, लोन की गारंटी ले रहे हैं, लेकिन हकीकत में युवाओं को लोन नहीं मिलता है, सरकार की योजनाएं उन तक नहीं पहुंच पा रही। ये एक गंभीर सवाल है। दूसरी बात, जो हक अधिकार की बात आती है, आदिवासियों के हितों की बात आती है, आज मध्य प्रदेश में 2.25 करोड़ आदिवासी है, लगभग 2.25 करोड़ के लगभग, जो 21 से 22% मतलब 22% के लगभग आबादी है टोटल मध्य प्रदेश में। आज प्रदेश के एक भी जिला ऐसा नहीं है जिसमें प्रदेश सरकार ने आदिवासियों, किसी भी आदिवासी वर्ग के व्यक्ति को आदिवासी कलेक्टर बनाया हो या एसपी बनाया हो, जिले में एसपी बनाया हो, जिला पंचायत सीओ बनाया हो। ये कहीं ना कहीं जो आदिवासियों का हक था 22% का, उसको सरकार ने कहीं ना कहीं अनदेखा किया है। बात कहने के लिए बहुत है, भाषणों में हम आदिवासियों का विकास कर सकते हैं, लेकिन ग्राउंड पे उतारे दिखना चाहिए। आज आदिवासी मेडिकल कॉलेजों में आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटों पर अन्य वर्गों से भर दिया जा रहा है। तो ये गंभीर विषय है कि आदिवासियों के साथ कहीं ना कहीं सरकार गंभीर नहीं है, लेकिन जैसा बोलती है कि सरकार दिखाने के लिए बहुत कुछ बोल रही थी, हमने ये किया वो किया, हमारी योजनाएं पहुंच रही है, लेकिन आदिवासी अभी तक 2018 के बाद जब केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि आदिवासी उप योजना का जो पैसा हजारों करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार से आता है वो उसके इस्तेमाल के लिए राज्य सरकार रूल्स रेगुलेशन बनाए,
आज दिनांक तक 2023 तक सरकार ने आर्टिकल 275 के तहत जो पैसा आ रहा है आदिवासी उप योजना का, उसको कहाँ कहाँ खर्च किया गया उसके लिए अभी तक नियम नहीं बनाए। तो ये बोलना बहुत आसान है, लेकिन हकीकत में आदिवासियों के पैसों का इस्तेमाल, उनके अधिकारों को और सरकार की योजनाएं उन तक पहुंचाना, इस पे सरकार को गंभीरता से काम करना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं ये सिर्फ और सिर्फ भाषणबाजी में दिखाई देता है। बिल्कुल रवि जी, यहाँ आदिवासियों के अधिकारों के हनन का जिम्मेवार तो यहाँ पर मौजूदा सरकार को हीरालाल अलावा जी बता रहे हैं, लेकिन यदि देखा जाए जब तीसरे मोर्चे की ताकत यहाँ पर आ रही है और तीसरा मोर्चा खुलने जा रहा है, तो कितना खतरा आपके लिए देखा जाए? कांग्रेस पार्टी को किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि जो भी हमारे दल हैं वो अपना संगठन का विस्तार करें या संगठनों की स्थापना करें। लेकिन क्योंकि बाबा साहब ने इस लोकतंत्र की जब स्थापना की थी तो यह निर्धारित किया था कि सत्ता का रास्ता कहीं ना कहीं वोटों के आधार पर होगा, और जो भी दल वोट जनता के अर्जित करेगा वो सत्ता के सिंहासन पे जाएगा। लेकिन जो डर और भय है वो इस वर्तमान सरकार को है, क्योंकि उसकी रिपोर्ट और उसका जो कामकाज है वो खुद बयां कर रहा है। आज जो है जीत जी तमाम तरह की दलीलें दे रहे हैं रोजगार की। वो रोजगार का एक आंकड़ा ही कम से कम प्रस्तुत कर दें कि उन्होंने इतने लाख आदिवासी भाइयों को रोजगार दिया, उनके पास आंकड़ा नहीं है। आज वो तमाम तरह की घटनाओं पे, मध्य प्रदेश में जिस तरह की बमोरी की घटना हो, गुना की घटना हो, आदिवासी महिलाओं के साथ जो घटनाएं हो रही हैं उनकी FIR तक ही दर्ज होती है। लेकिन ब्यूटी पार्लर मंत्री जो है तमाम तरह की बातें करते हैं, तमाम तरह की जो है दलीलें उन्हें हीरो हीरोइनों के ऊपर बातें करने के लिए है, लेकिन उनके पास जो है 3 घंटे पिक्चर देखने की, लेकिन उनके पास इतना समय नहीं कि एक FIR दर्ज करें। तो मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा जी, अपनी जिम्मेदारियों से लगातार पल्ला झाड़ते हैं। शिवराज जी जिस तरीके से उनकी कार्यशैली है, ठीक है, गीत जी कई गंभीर आरोप लग रहे हैं यहाँ पर। गीत जी अब तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? चलिए, गीत जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। सभी दर्शकों को बहुत आपका शुक्रिया, और हीरालाल अलावा जी आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए। रवि जी आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए। गीत जी आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए। तीसरे मोर्चे की जो आहट दिखाई दे रही है 2023 और 2024 दोनों के लिए ये संकट है, खतरे की घंटी खासतौर पर बीजेपी और कांग्रेस के लिए साफ तौर पर देखने के लिए मिल रही है। अब देखने वाली बात होगी 2023 की तस्वीर किस तरह की सामने निकल कर आती है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। बने रही TV 27 न्यूज के साथ। नमस्कार।